नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए, बताते हैं आपको सिर्फ यहाँ। कोरोना का देश में कोहराम, हर दिन बना रहा नया रिकॉर्ड। आईपीएल में पंजाब ने राजस्थान को धोया, 55 लाख में किन्नर को मरवाया। ममता पर चुनाव आयोग ने लगाया बैन, तो अब उठाने जा रही हैं ये कदम। और कोरोना के तांडव के बाद घर लौटने को मजबूर मजदूर। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 1,68,000 से ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड किए गए और 904 मरीजों की मौत हो गई। देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 12 लाख के पार पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 1,70,000 के पार। तो वहीं देश में अब कुल मामले बढ़कर 1,35,27,717 पर पहुंच गई है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन पर चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 14 अप्रैल को सभी राज्यों के उपराज्यपालों और राज्यपालों की बैठक बुलाई है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों संग बैठक के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से 3 मांग की है। पहला, जिन राज्यों में 3 से 5 दिन में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने वाला है, वहां जल्द से जल्द वैक्सीन की सप्लाई की जाए। कोविड संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को जीएसटी फ्री किया जाए और कोरोना से प्रभावित गरीबों के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएं। साथ ही प्रवासियों को उनके घर जाने के लिए साधन की व्यवस्था की जाए। वैक्सीनेशन के 27वें दिन और टीका उत्सव के दूसरे दिन शाम 8 बजे तक 37 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक देश में वैक्सीन की 10 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर वैक्सीन की 50 लाख डोजेज केरल वासियों के लिए मांगी है। उनका कहना है कि राज्य में वैक्सीन की किल्लत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अगले आदेश के आने तक लागू रहेगा। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जहां रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक पाबंदियां रहेंगी, यानी 12 घंटे पाबंदियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। संजू सैमसन के करियर के तीसरे और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 के पहले शतक के बावजूद राजस्थान रॉयल्स को बड़े स्कोर वाले रोमांचक मैच में पंजाब किंग्स के हाथों 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स ने कप्तान केएल राहुल के 50 गेंदों में 5 छक्के और 7 चौकों की मदद से 91 रन और दीपक हुडा ने 28 गेंदों में 64 रन यानी कि 6 छक्के और 4 चौके के साथ उनकी तीसरे विकेट के लिए 105 रनों की तेज तर्रार साझेदारी की बदौलत 6 विकेट पर 221 रन बना दिए। राहुल ने क्रिस गेल के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की। राहुल और हुडा की पारियों की बदौलत पंजाब की टीम अंतिम 8 ओवरों में 111 रन जोड़ने में सफल रही। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल कप्तानी पदार्पण में शतक बनाने वाली पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन के ताबड़तोड़ शतक के बावजूद 7 विकेट पर 217 रन ही बना सकी। सैमसन के अलावा रॉयल्स का कोई भी बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया। अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 35 रन देकर 3 विकेट चटका लिए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खराब रही और टीम ने खाता खोले बिना ही बेन स्टोक का विकेट गंवा दिया, जिन्होंने मोहम्मद शमी की गेंद को हवा में लहराकर उन्हीं को कैच थमा दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार कर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए किन्नर एकता जोशी की हत्या का खुलासा किया। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुई इस हत्या के लिए 55 लाख की सुपारी दी गई। इसी बीच कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए, जिसमें पता चला है कि करोड़ों की कोठी कैसे बनाई गई। दरअसल दिल्ली में पिछले साल यानी कि 2020 में किन्नर एकता जोशी की हत्या कर दी गई। एकता किन्नरों के गुरु की उत्तराधिकारी मानी जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि किन्नरों के एक गुट ने दूसरे गुट की किन्नर की हत्या की साजिश रची थी। दिल्ली में कम से कम 10 करोड़ की कोठी में किन्नर एकता जोशी रहती थी, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कोठी में तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किन्नरों का बसेरा है। फिलहाल किन्नरों की गुरु अनीता जोशी इस कोठी की मालकिन है, जबकि मृतक एकता जोशी आने वाले दिनों में किन्नरों की गुरु बनने वाली थी। किस गली में किस इलाके में किन्नरों का कौन सा गुट जाएगा, ये अनीता और एकता ही तय करती थी। वारदात के दिन कार जिसमें पीछे अनीता और एकता लिखा हुआ था, इसी में सवार होकर एकता और अनीता जीटीबी इनक्लेव पहुंची, जब स्कूटी सवार हमलावरों ने एकता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। एकता के साथ वालों का कहना है कि एकता अच्छा बोलती थी, उसने जल्दी शोहरत हासिल कर ली थी, इसलिए आरोपी किन्नर सिमरन, कोमल और वर्षा एकता से जलने लगे थे।
जिसकी वजह से उन्होंने 55 लाख की सुपारी देकर उसे मरवा दिया। एकता को किन्नरों के पंच का दर्जा भी मिल गया था, इसलिए दूसरे गुट और ज्यादा जलने लगे थे। एकता की गुरु भाई किन्नर संजना ने बताया कि एकता का रसूख बढ़ गया था, उसका नाम बढ़ रहा था, उसे दूसरे किन्नर जल रहे थे और इस वजह से उन्होंने उसे सुपारी देकर मरवा दिया। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बताया गया है कि हत्याकांड को 7 लोगों ने अंजाम दिया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए अगले 24 घंटे तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने ममता बनर्जी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी माना है। कूच बिहार में एक जनसभा में ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर भी वोट मांगे थे। ये रोक 12 अप्रैल रात 8 बजे से लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने इससे पहले ममता को नोटिस जारी कर इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। चुनाव आयोग के बयान पर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय के विरोध में मैं दोपहर 12 बजे यानी कि 13 अप्रैल को 12 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठूंगी। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 2 बयानों को लेकर सख्त कार्रवाई की है। इस सिलसिले में केंद्रीय चुनाव आयोग पहले ही ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर चुका है। इसी का जवाब देखने के बाद चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पहले नोटिस में केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को उनके उस बयान पर जवाब मांगा था जिसमें ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच जाकर एकजुट रहने की बात कही थी। बीजेपी ने इसको लेकर शिकायत की थी कि ममता बनर्जी वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। जबकि दूसरे नोटिस में केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से उनके उस बयान पर जवाब मांगा था जिसमें ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठाया था। ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा था कि बीजेपी के इशारे पर राज्य में लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो लोग घरों से लाठी डंडे लेकर निकले और उनको सबक सिखाएं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट से प्रवासी मजदूर फिर से वापस गांव लौटने लगे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी में पिछली बार की तरह लॉकडाउन का डर है, लिहाजा वे समय रहते अपने अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचे मजदूरों का कहना है कि होली से ही काम धंधा बंद है। बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन का लगना भी तय है, इसलिए यहाँ रहने से बेहतर है कि घर लौट जाएं। ऐसा हजारों प्रवासी करते हैं जो पिछले कोरोना काल के कड़े अनुभव को देखते हुए लॉकडाउन लगने से पहले गाँव पहुँचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन में कोई मुसीबत कोई भी मोल नहीं लेना चाहते। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई से सटे ठाणे, नवी मुंबई और पालघर जिले के बोईसर से मजदूरों के अलावा पुणे के चाकण इंडस्ट्रियल क्षेत्र से भी मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो चुका है।